कि डीएसएस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर्स। आवाज एकदम प्रॉपर है सबको? चेक करो एक बार वापस से। यस। हम्म। तो इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर्स में हमको ये पढ़ना है कि सबसे पहला टॉपिक ये है कि स्टील के एडवांटेजेस क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट में ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसको आपको याद रखना है। ये बहुत सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है, आप खुद ही पढ़ सकते हो। जैसा स्टील, अगर आप एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर यूज करते हो तो उसके क्या क्या फायदे हैं ये आपको डिस्कस करना है। सबसे पहला फायदा ये है कि स्टील की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टील हैज हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। मतलब स्टील के वेट के मुकाबले उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस। आपके जो भी आजकल आप नागपुर में देखते हो कि बड़ी बड़ी ब्रिजेस बन रही है, वो स्टील की बन रही है। तो स्टील की क्यों बन रही है? क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। लंबे लंबे स्पैन के लिए हम लोग स्टील की ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स स्टील की बन सकती है। सो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि स्टील हैज हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस, टॉल बिल्डिंग एटसेट्रा। यहां तक के पहला पॉइंट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। एनी डाउट? अरे रिप्लाई करो तो मैं क्लास बंद करता बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो मटेरियल है इलास्टिक स्टेज के बाहर कितना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कितना ज्यादा वो डिफॉर्म हो रहा है। तो आप सबको मालूम है कि स्टील क्या है, एक तरह का डक्टाइल मटेरियल है। ये इजीली फेल नहीं होता। इट डजंट फेल इजीली। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत काम में आती है जब आप कोई भी बिल्डिंग को अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करते हो। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर द फेलियर। मतलब फेलियर के पहले, मटेरियल फेल होने के पहले बहुत ज्यादा डिफॉर्म करता है। ये स्टील की खासियत है। तो बोलो सेकंड पॉइंट क्या है केशनी? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? Steel is a ductile material, does not fail suddenly. It is the property of material to undergo large formation before failure. करेक्ट। तो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अंडरगोज लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। दूसरा है लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। आपका जो स्टील का मेंबर होता है ना, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया तो उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। ठीक है। दूसरा है इरेक्शन रेट। आप स्टील स्ट्रक्चर को जल्द फास्ट कंस्ट्रक्शन मोड में लेके आ सकते हो। मतलब स्टील स्ट्रक्चर कैन बी इरेक्टेड एट अ फास्टर रेट। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप मतलब कूड़ा बोलते हैं, कूड़ा। जो चीज का आपका यूटिलिटी खत्म हो चुका है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको कूड़े में देते हो ना, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। अगर स्टील की लाइफ खत्म हो गई, अगर आपको उसको कूड़े में बेचना है, तो स्टील की मैक्सिमम स्क्रैप वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? मैक्सिमम स्क्रैप वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। आप स्टील को रिसाइकल कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइटर कंस्ट्रक्शन। आपका जो स्टील का कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो लाइट होता है, उसका वेट कम होता है, जिसकी वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी होता है। क्या बोला मैंने? आपका जो स्टील स्ट्रक्चर है उसका सेल्फ वेट क्या है, कम है। इसकी वजह से लाइट मेंबर्स बनते हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में भी काम आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट। अब ये 7 पॉइंट भी अपने लिखे ना तो भी काफी है। एक मैं 8वां पॉइंट डिस्कस करो, प्री फैब्रिकेशन वाला। आप में से किसको प्री फैब्रिकेशन का मतलब पता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री फैब्रिकेशन? एनीवन? देखो, स्टील स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग प्री फैब्रिकेट कर सकते हो।
मतलब वर्कशॉप में बना लिया और साइट पे आके उसको असेंबल कर लिया। समझा? जैसे स्टील के दरवाजे होते हैं, तो स्टील के दरवाजे वर्कशॉप पे बनते हैं, साइट पे आके असेंबल होता है। समझा? Yes. इससे आपका कंस्ट्रक्शन थोड़ा फास्ट होता है। इट रिजल्ट्स इन स्पीडी कंस्ट्रक्शन। बोलो, यहां तक क्लियर है सबको? एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, टेल मी। स्टील स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है? पहला है हाई स्ट्रेंथ, दूसरा है डक्टिलिटी, तीसरा है लॉन्ग लाइफ, चौथा इरेक्शन रेट, पांचवा स्क्रैप वैल्यू, छठवा रिसाइकलिंग, सातवां लाइटर कंस्ट्रक्शन, आठवां प्री फैब्रिकेशन। याद रखना, ठीक है? चलो सब लोग नोट करो फटाफट, मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स में से पढ़ना है, मैंने नोट्स प्रोवाइड किया हूँ। बोलो एडवांटेजेस ऑफ, सब लोग लिखो, स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? हाई स्ट्रेंथ। दूसरा एडवांटेज क्या था? Ductility. डक्टिलिटी। तीसरा क्या था लॉन्ग बेटा? लाइफ। लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ। चौथा स्क्रैप वैल्यू। रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग। छठवा, Prefab. हाँ लाइटर कंस्ट्रक्शन। याद है? सातवां बोलो कृतिका। Prefabrication. वेरी गुड, प्री फैब्रिकेशन। एक और पॉइंट था क्या बेटा? इरेक्शन रेट। इरेक्शन रेट ना, आ जाऊंगा थोड़ा आधे घंटे जाऊँ, ठीक है? बोलो यहाँ ये पहला क्वेश्चन क्लियर है कि आपको? ये क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आने वाला है, गारंटी है। समझा यस क्या सर। अर्पित? यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अभी जिस चीज के एडवांटेज होते हैं ना, उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते ही है। आप सभी को मालूम है कि स्टील एक ऐसा मेंबर है जो करोड हो सकता है, जिसपे जंग लग सकती है। समझते ना जंग लगना? Yes, sir. उसको बोलते हैं करोजन। अगर स्टील का मेंबर अच्छे एटमॉस्फेयर में नहीं रहा, तो उस पे करोजन लग सकता है। और करोजन से बचने के लिए जो पेंट्स आते हैं, पेंट्स वो काफी महंगे होते हैं, और उनसे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। समझा क्या पॉइंट? बेटा प्लीज Yes. फटाफट रिप्लाई करो। यस सर। हाँ, स्टील का मेंबर अगर प्रॉपरली अच्छे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं हुआ, तो उस पे लगेगा करोजन। करोजन रोकने के लिए जो पेंटिंग होती है, जो पेंट्स आते हैं ना, वो काफी महंगे होते हैं। इनसे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है? ये है पहला डिसएडवांटेज स्टील का, करोजन। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? भूमिका पढ़ो बेटा। भूमिका पढ़ो, सेकंड पॉइंट क्या लिखा? Still is less resistance to fire attack, hence हेंस इट रिक्वायर फायर प्रूफ ट्रीटमेंट। बराबर? fire product treatment. ध्यान दो बेटा, कंक्रीट के मुकाबले स्टील जो है ना, स्टील फायर को जल्दी कैच कर लेता है। मतलब स्टील फायर अटैक पे ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं है। और ये फायर के ट्रीटमेंट के लिए भी अपने को उसको प्रॉपरली पेंट्स लगाने पड़ते हैं, जिससे कॉस्ट बढ़ता है। समझा?
स्टील इज लेस रेजिस्टेंट टू फायर अटैक, इट रिक्वायर्स फायर प्रूफ ट्रीटमेंट विच इंक्रीजेस द कॉस्ट। ये होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पहले ये पढ़ लो, स्ट्रिक्ट सुपरविजन। बेटा स्टील का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करना कोई आम बात नहीं है, इसमें तुमको प्रॉपर वर्कर होना, प्रॉपर सुपरविजन होना, मतलब जो ध्यान से प्रॉपरली चेक कर सके उसकी डिजाइनिंग। ठीक है, तो स्किल्ड वर्कमैनशिप लगती है, सुपरविजन लगता है ये कंस्ट्रक्शन करने में। पांचवा पॉइंट है एस्थेटिक अपीयरेंस, मतलब दिखावट। स्टील स्ट्रक्चर की दिखावट थोड़ी एस्थेटिकली अच्छी नहीं लगती है कंक्रीट के मुकाबले। एज कंपेयर टू कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर डू नॉट गिव प्लीजिंग अपीयरेंस, मतलब इतना उठ के नहीं दिखता वो मटेरियल कंस्ट्रक्शन के बाद में। समझा? आखिरी पॉइंट है Yes, sir. फटिक। हाँ, आखिरी पॉइंट है फटिकनेस। फटिक मतलब क्या होता है? बार बार अलग अलग तरह के लोड आने की वजह से आपका मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ कम कर देता है, अपनी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपका मटेरियल अचानक से फेल हो सकता है। क्या लिखा है? फटिक इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ व्हेन स्टील इज सब्जेक्टेड टू लार्ज स्ट्रेस रिवर्सल्स, मतलब अलग अलग तरह के स्ट्रेस आने की वजह से मटेरियल अपना स्ट्रेंथ रिड्यूस कर सकता है, उसको बोलते हैं फटिकनेस। ये पांच इसके डिसएडवांटेज है। बोलो, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था? लिखो अपनी कॉपी में। Corrosion. हाँ लिखो, डिसएडवांटेजेस। आपको पढ़ना पूरा नोट्स में से है, आपको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लाइंस वो पूरी लिखनी है एग्जाम में, बस मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्या था केशनी? Corrosion. करोजन। दूसरा क्या था? Fire. फायर। तीसरा? Aesthetic appearance. एस्थेटिक अपीयरेंस। फोर्थ बेटा? Strict supervision. स्ट्रिक्ट सुपरविजन लगती है इसको। और पांचवा? Fatigness. पर्टिकनेस। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फटाफट। यहाँ पे तुम्हारा 3 मार्क का क्वेश्चन कवर हो गया। ये क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है एकदम। सर डीएसएस के फाइनल में थ्योरी कितने मार्क्स की आती है? वो मैं एक बार आपको चेक करके बताता हूँ, पैटर्न चेंज हुआ ना। 60 मार्क का ना आपका भी, हाँ। तो 60 में से कम 25 मार्क की थ्री आएंगी, 20-25 मार्क की। ठीक है। हम्म। सिर्फ डीएसएस की बात करो, किसकी बात करो? पूरे सब्जेक्ट की बात करो ना, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट है, एक डीएसएस भी है एक आरसीसी भी है। तो पूरे सब्जेक्ट में से 20 से 25 मार्क की थ्री आएंगी। डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कंफर्म आने वाला है, ये मैं आपको लिखा लेता हूँ। ठीक है, चलो लिख लो। लिखो, लिस्ट द टाइप्स ऑफ लोड, लिस्ट द टाइप्स ऑफ लोड्स एंड उसके आईएस कोड्स, एंड उसके आईएस। आपको मालूम है ये सब चीजें? लोड के टाइप्स कितने होते हैं बेटा? हमने लिखा था ना आरसीसी में, याद है? Yes. डेड लोड होता Dead है, load, live load, लाइव लोड, आगे बोलो बेटा। wind load, विंड और लोड, स्नो लोड और अर्थक्वेक का लोड, याद है? इनके yes, sir. अलग अलग आईएस कोड पढ़ते हैं हम लोगों ने। जैसे डेड लोड के लिए कोड क्या था? आईएस क्या था बताओ? 875, 1987, पार्ट 1। इसका कोड है आईएस 875, 1987,
पार्ट 2, इसका कोड है IS 875, 1987। पार्ट 3 स्नो लोड का है IS 875, 1987। पार्ट 4 इसका याद रखना IS 1893, 2016। पार्ट 1। पार्ट 1। बेटा ये 3 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है। कंफर्म मतलब कंफर्म आता ही है। इस पे आप अगर मार्क्स गाओगे ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं रहेगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हम बार बार पढ़ चुके हैं। नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? हो गया। चलो, ये अपना 2 क्वेश्चन पूरा होगा, ठीक है। अब एक लिखो, जो अपना स्टील स्ट्रक्चर है ना, जो अपना स्टील कंस्ट्रक्शन है, इसका जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है, IS कोड ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ प्रैक्टिस, उसका नाम क्या है? किसी को मालूम है क्या? वो है इंडियन स्टैंडर्ड 800, 2007। ये कोड ऑफ प्रैक्टिस है स्टील का। RCC का क्या था बेटा, मालूम है किसी को? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर RCC क्या था बताओ? याद रखना नाम, IS 456, 2000। ये दोनों IS कोड के नाम याद रखना, ठीक है। यस सर। चलो, अपना 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए, टाइप्स ऑफ लोड हो गए। अब एक नया क्वेश्चन लिखो पहले। लिखो, टाइप्स ऑफ सेक्शंस इन स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में टाइप्स ऑफ सेक्शन कौन से होते हैं? ठीक है, पहला है रोल्ड स्टील आई सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन कौन सा स्टील में? आई सेक्शन है। दूसरा बोलते हैं रोल्ड स्टील सी सेक्शन। तीसरा है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। चौथा है रोल्ड स्टील टी सेक्शन। शेप याद रखना, आई, सी, एंगल, टी। नेक्स्ट है रोल्ड स्टील की प्लेट्स होती है। छठवा रोल्ड स्टील फ्लैट्स होती है। सातवां रोल्ड स्टील की स्ट्रिप्स होती है। ठीक है। आठवां
रोल्ड स्टील की बार्स होती है। नाइन्थ, रोल्ड स्टील ट्यूब्स होती है। डन सर। डन। हो अब गया देखो, सर। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है ना कि अगर बोलता है लिस्ट द टाइप्स ऑफ सेक्शंस, क्वेश्चन बोलता है अगर लिस्ट द टाइप्स ऑफ सेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर, तो आपको एज इट इज 7-8 नाम लिख के आना है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर वो बोलता है आई सेक्शन के बारे में बताओ, ठीक है, तो आई सेक्शन के बारे में वो क्या सवाल पूछ सकता है, अभी अपने को वो डिस्कस करना है। लिखो पहला, रोल स्टील आई सेक्शन। आपको डिटेल पढ़ना है किसके बारे में, आई के बारे में, टी के बारे में, एंगल के बारे में, इनके बारे में डिटेल पढ़ना। लिखो, आई सेक्शन इज यूजुअली यूज्ड एज बीम। इसको हम बीम की तरह यूज करते हैं, जैसे घरों में अपन बीम यूज करते हैं ना, बीम, तो वैसे ही आई सेक्शन को भी बीम की तरह यूज करते हैं स्टील इंडस्ट्री में। तो आई सेक्शन इज यूजुअली यूज्ड एज अ बीम, एंड हेवी आई सेक्शंस, जो आपके हेवी आई सेक्शन होते हैं ना, दे आर यूज्ड एज कॉलम्स। उनको हम कॉलम्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। फिगर ड्रॉ करने को बोल सकता है बड़ा एग्जाम में। तो आई सेक्शन आपको ऐसा दिखता है, मालूम है आपको, ये होगा आई सेक्शन। ये होता है विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये होगा थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ये वेब थिकनेस हो गया, इसको फ्लैंज बोलते हैं, बीच वाले को वेब बोलते हैं, वेब। डन। यस सर। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके फुल फॉर्म्स, जो टाइप्स ऑफ आई सेक्शन होता है ना, आई सेक्शन के टाइप्स, इसके 4-5 टाइप्स होते हैं, नाम याद रखना बस। जैसे आई एस जे बी, आई एस एल बी, आई एस एम बी, आई एस एच बी, और एक क्या था, आई एस डब्ल्यू बी। ये 5 नाम और उनके फुल फॉर्म याद रखना बस। ठीक है। ये है इंडियन स्टैंडर्ड
बोलो जे मतलब जूनियर बीम, जे मतलब जूनियर। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड, एल मतलब लाइट वेट बीम। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड, एम मतलब, एल मतलब लाइट है, एम मतलब बोलो मीडियम। मीडियम वेट बीम। एच मतलब हाई। हाँ, हेवी बोलेंगे, हेवी, heavy, हेवी वेट बीम। और डब्लू मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम होता है। बस ये नाम याद रखना बेटा, इतना बस नाम याद रखना, और एक पॉइंट लिखूंगा वो याद रखना, खत्म हो जाएगा। सर हो गया। एक मिनट बेटा, चलोगे, आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, लिखो आई सेक्शन इज डेसिग्नेटेड बाय इट्स ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर मीटर। आई सेक्शन को डेसिग्नेट करने के लिए हम लोग उसके ओवरऑल डेप्थ का इस्तेमाल करते हैं और उसके वेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, एग्जाम्पल है, मैंने बोला मेरे पास एक बीम है आई एस एल बी 350 एट द रेट 70.6 kg पर मीटर, ऐसा मान लो बोल दिया मैंने। ठीक है, मैंने बोला हमारे पास एक बीम है आई एस एल बी 350 एट द रेट 70.6 kg पर मीटर। बोलो आई एस एल बी का फुल फॉर्म क्या था बेटा? Indian standard, लाइट लाइट वेट लाइट वेट बीम। बीम। ये एक लाइट वेट बीम है, लाइट वेट बीम है। ये 350 क्या है? ये 350 को बोलते हैं उसका ओवरऑल डेप्थ। ये क्या है उसका ओवरऑल डेप्थ? कितना देगा? 350 mm हो जाएगा, mm। ठीक है, और उसका वेट कितना बेटा? 70.6 kg पर मीटर। ये देगा उसका डेप्थ। डन। यस सर। हम्म, एक क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ आई एस डब्ल्यू बी 300। एक फ्री हैंड स्केच बनाना है किसका? आई एस डब्ल्यू बी 300 का। पहले मेरे को आई एस डब्ल्यू बी का फुल फॉर्म बताओ, चलो। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। वाइट फ्लैंज बीम। बीम है, बीम मतलब आई शेप का बनेगा ना बेटा।
बीम मतलब आई शेप का बनेगा ऐसा। 300 का मतलब क्या है केशनी? ओवरऑल डेप्थ ओवरऑल डेप्थ, तो टॉप टू बॉटम ओवरऑल डेप्थ एच कितना हो जाएगा? 300 mm. 300। इसको मार्क करो विड्थ ऑफ फ्लैंज बीएफ। ये है वेब थिकनेस टी डब्ल्यू, ये है फ्लैंज थिकनेस टी एफ टी एफ। ये आप नोट कर लो। ओके। नेक्स्ट सेक्शन क्या था अर्पित? सेकंड क्या है? रोल्ड स्टील सी सेक्शन। देखो नंबर 2, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। अब देखो, इट इज डेसिग्नेटेड, देखो इट इज डेसिग्नेटेड बाय इट्स ओवरऑल डेप्थ। इसको भी हम इसके ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर मीटर से डेसिग्नेट करेंगे। सेम है, डेसिग्नेट करने के लिए ओवरऑल डेप्थ और वेट पर मीटर का ही इस्तेमाल होगा। पहले इसके टाइप्स लिख लो। ISJC, ISLC, ISMC, ISSC। बोलो जेसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन स्टैंडर्ड Junior जूनियर चैनल बोले, जूनियर जूनियर चैनल सेक्शन। एलसी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल होगा। एमसी मतलब मीडियम वेट चैनल होगा। और आईएसएससी मतलब स्पेशल चैनल होगा। हो गया? Yes, sir. यस सर। एग्जाम्पल देख लो। लिखो ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ आईएस। आईएस क्या था? फिर से एमसी बोलता हूँ 350। बोलो एमसी का फुल फॉर्म क्या था? medium weight मीडियम वेट चैनल, ठीक है। 350 क्या है बेटा? Overall depth. एच कितना 350 है बेटा? ये शो कर दो, ये एच कितना 350 है mm में।
ये BF हो जाएगा, ये TF, ये TF, और ये वेब थिकनेस TW। डन। yes sir. ये होगा तुम्हारा सी सेक्शन के बारे में। थर्ड लिखो, रोल स्टील क्या था, चेक करो। Angle section. रोल स्टील एंगल सेक्शन। लिखो, इट इज डेसिग्नेटेड बाय, it is designated by its width of two legs, and thickness। इसको डेसिग्नेट करने के लिए हम लोग दो लेग्स का इसका विड्थ लेंगे और थिकनेस लेंगे। एग्जाम्पल जैसे L1 इंटू L2 इंटू T, ये दो लेग्स है, L1 L2 लेग्स है, T हमारा थिकनेस है। इसके दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक होता है रोल स्टील, क्या होता है, इक्वल एंगल, और दूसरा क्या रहेगा, रोल स्टील अनइक्वल एंगल। समझ गया? एंगल के दो शेप होते, दो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्वल एंगल और एक होता है अनइक्वल एंगल। अब इक्वल एंगल का एग्जांपल देख लो। पहली बात तो एंगल दिखता है ऐसा है, एल शेप का दिखता है, ठीक है। एग्जांपल मान लो, IS से बोला मैंने 90 इंटू 8 mm। क्या बोला, 90 इंटू 8 mm। तो 90 हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, और ये हो जाएगा थिकनेस T। मार्क करो, ये L1 90, L2 कितना, 90, थिकनेस कितना बेटा, 8, 8 का थिकनेस है। आवाज आ रही क्या? Yes, sir. नोट करो। समझा रोल स्टील इक्वल एंगल? Yes, sir. सुन लो, ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? ISA का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड And एंगल्स। इक्वल है तो इक्वल लिखना, अनइक्वल है तो अनइक्वल लिखना, ठीक है। अब अनइक्वल में क्या रहेगा बेटा, इक्वल में L1 बराबर L2 है, अनइक्वल में L1 बराबर नॉट इक्वल टू L2। तो फिगर कैसा बनेगा, ऐसा, L1 L2। एग्जाम्पल मान लो 100/90/8 mm। ये L1 पकड़ लो, ये L2, ये थिकनेस, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 8 8।
निकले बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये होगा। लास्ट है टी सेक्शन, इसके सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना टी सेक्शन की। एक मिनट को बेटा। मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा बेटा। सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? हेलो? Yes. ठीक है। अब लिखो रोल स्टील टी सेक्शन ना, टी सेक्शन। टी सेक्शन में सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद रखना बेटा, और कुछ बात याद रखना। आप कोई भी अभी एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ो, जितना बता रहा हूं उतना पढ़ो, वो एग्जाम के लिए काफी है। Yes. देखो, टी सेक्शन पहली बात तो दिखता है ऐसा, ये आपको दिख रहा है टी सेक्शन। अब इसके जो नाम है याद रखना, ISNT। NT मतलब नॉर्मल टी बार। ISHT, HT का फुल फॉर्म होता है हैवी फ्लेंज्ड टी बार। नेक्स्ट है ISLT। LT मतलब लाइट वेट है। JT मतलब जूनियर है। DT मतलब डीप लेग्ड है, डीप लेग टी बार। और ISSLT स्पेशल लेग टी बार है। ठीक है। ISMT मीडियम वेट टी बार। ISHT हेवी वेट टी बार। ये फुल फॉर्म बस याद रखना। सर ये टी सेक्शन में पूछता है क्या? पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है बेटा, फुल फॉर्म पूछेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ISNT, ऐसा बोलेगा। Okay, ठीक है। sir. हम्म। चलो, यहाँ तक क्लियर सबको? Yes. चलो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, कहा कितना पढ़ा बताओ अभी? एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ Yes. लोड पढ़ा, हाँ. कोड ऑफ प्रैक्टिस देखा, टाइप्स ऑफ सेक्शन देखा। ठीक है। अभी सुनो, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था RCC में, अगर आपको याद होगा, लिमिट स्टेट मेथड, याद है? हाँ। तो लिमिट Yes, स्टेट sir. मेथड जो अपन ने RCC में डिस्कस किया था ना, वो सेम टू सेम अपने को स्टील में भी पढ़ना है। मतलब जो आपको मैंने RCC में लिखाया था, वो आपको स्टील में पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये वाला डिजाइन स्ट्रेंथ पढ़ा था, RCC में डिजाइन स्ट्रेंथ पढ़ा था फर्स्ट Yes. चैप्टर में। फिर हमने फैक्टर लोड पढ़ा था, याद है? फैक्टर लोड, देखो ये फैक्टर लोड, डिजाइन लोड, ये सब चीजें सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट होने वाली है अभी। ठीक है। जैसे लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ था, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी था। तो मैंने आपके ग्रुप में ना अभी एक वीडियो डाला, वीडियो 30 मिनट्स का। अगर आपको रिवाइज करना है सेम चीजें, तो आप उस वीडियो से रिवाइज कर सकते हो, एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा कि डिफाइन करो, डिफाइन करो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये भी अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, एफ RCC वाले। कृतिका याद है क्या? Yes, sir, है लिखा हुआ। हाँ, डिजाइन स्ट्रेंथ। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक लोड। डिजाइन। और चौथा डिजाइन। डिजाइन लोड। ये चार में से 3-4 डेफिनेशन पक्का आने वाली है, गारंटी है, लिख के ले लो मेरे से। ठीक है। तो अगर जिसको याद नहीं है वो याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझा क्या? उसके बाद हम लोगों ने लिमिट स्टेट ऑफ डिफाइंड लिमिट स्टेट पढ़ा था।
जो आरसीसी में डिस्कस किया था सेम टू सेम पढ़ना है, कुछ चेंज नहीं करना है। आप लगे तो वो नोट सेम टू सेम वहां कॉपी कर सकते हो स्टील में। लिमिट स्टेट को डिफाइन करो। टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट क्या थे बेटा बताओ, बोलो कृतिका। टाइप्स क्या क्या थे? पहला है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस हाँ सर स्ट्रेंथ ना, स्ट्रेंथ बोलो या फिर कोलैप्स बोलो, एक ही बात है। दूसरा क्या था? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, बरोबर। यस सर। हम्म, तो सर्विसिबिलिटी में क्या क्या क्राइटेरिया थे वो भी हमने क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे सर्विसिबिलिटी में आता है वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन, फटीग, करोजन, फायर। और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कोलैप्स में क्या था? लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, फेलियर बाय एक्सिस डिफॉर्मेशन, फेलियर ड्यू टू फटिक, ब्रिटल फ्रैक्चर। ये सब आता है स्ट्रेंथ में। ठीक है, ये एक एक चीज अपने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब नहीं है वहां पर टाइम मत वेस्ट करो अपना। ठीक है, सेम टू सेम जो आरसीसी में डिस्कस किया था वो कॉपी कर लो, समझा। सर उसके बाद मैंने यहाँ पर आखिरी में तुमको फुल फॉर्म दिए सबके, फुल फॉर्म ऑफ आईएस कोड्स। तो इनके कोड्स याद रखना। आईएसएमबी, आईएसजेसी, जो भी अपने फुल फॉर्म पढ़े ना अभी, ये सब याद रखना। ठीक है, और ये जो टर्म है डिफाइन जोन फैक्टर, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जोन फैक्टर, इंपॉर्टेंस फैक्टर, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये मत पढ़ना। ठीक है, बाकी आपको पूरा पढ़ सकते हो जो अपन ने अभी क्लास में डिस्कस किया ना, यही पूरा फर्स्ट चैप्टर है अभी, समझा। बोलो। यस सर। यस सर अब एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट लिखा ना यहाँ पर, वो नोट कर लो। लिखो, लिस्ट द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, लिस्ट द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स इन स्टील डिजाइन। स्टील डिजाइन में कौन से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क वाला कंफर्म क्वेश्चन है, आता ही हमेशा। और ये आपके दूसरे नोट्स पे दिया हुआ है, आपको जो हमने सेकंड नोट्स प्रोवाइड किया इस पे दिया हुआ है। ये टेबल है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का टेबल, वाला। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कौन से यूज होता है स्टील में मटेरियल के लिए? फर्स्ट लिखो डेफिनेशन, टेबल कैसा देखो, डेफिनेशन और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखो डेफिनेशन, यहाँ लिखो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। सबसे पहला, रेजिस्टेंस गवर्नड ड्यू टू यील्डिंग, रेजिस्टेंस गवर्न ड्यू टू यील्डिंग। बेटा जब जब यील्डिंग का नाम आता ना, तब उस पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा M0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं अर्पित? जब जब यील्डिंग का नाम आएगा तो पार्शियल यस। सेफ्टी फैक्टर का नाम क्या है, सिंबल क्या है? गामा M0। गामा M0।
इसकी वैल्यू होती है 1.1। ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस गवर्नड ड्यू टू, अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेस बोलूं, जब जब अल्टीमेट स्ट्रेस का नाम आएगा तब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बनता है गामा m1। ये होता है 1.25। 1.25। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस गवर्न ड्यू टू बकलिंग। बकलिंग का नाम है ना तो सेम है, गामा m0 बोलते हैं उसको, वैल्यू 1.1 है। लिखा। नेक्स्ट, अगर बोल्ट्स आ गए, हम लोग इसमें बोल्ट्स यूज करेंगे। बोल्ट्स, बोल्ट आप लोग वर्कशॉप में भी यूज करते हो या फिर कहाँ यूज करते हो, साइट पे भी यूज करते हो। तो बोल्ट होते हैं दो तरह के, एक होता है फ्रिक्शन टाइप बोल्ट और एक होता है बेरिंग टाइप बोल्ट। सब में सेफ्टी फैक्टर कितना है बेटा, चेक करो। 1.25। हाँ, सबका सेफ्टी फैक्टर 1.25 है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ गामा एमबी, सिर्फ बोल्ड लिख रहा हूँ पर सबका सेफ्टी फैक्टर गामा एमबी 1.25। साइट पे भी सिम कितना है, 1.25। पांचवा वेल्डिंग है, वेल्डिंग, वेल्ड, गामा एमडब्ल्यू, गामा एमडब्ल्यू। चेक करो वेल्डिंग शॉप पे कितना है, वर्कशॉप पे। तो 1.25 और 1.50। हाँ, वर्कशॉप पे 1.25 की सेफ्टी है और साइट पे 1.5 की सेफ्टी है। रिवेट्स का बताओ, रिवेट्स का। 1.25, 1.25, देख लो। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। हो गया बेटा। यस। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, कंफर्म एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा पर।
चलो आगे बढ़े। आपका जो सेकंड चैप्टर ना, उसका नाम है बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन। सेकंड चैप्टर का नाम है बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन। लिखो चैप्टर नंबर 2। बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है। अभी पहले हम लोग बोल्ट के पहले पूरे फॉर्मूलाज देख लेंगे, फिर हम वेल्ड की बात करेंगे। ठीक है। लिखो सबसे पहला कनेक्शन है बोल्टेड कनेक्शन। जय, सबसे पहला कनेक्शन कौन सा? बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन। एक मिनट, वो बेटा वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा। चलो कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा, छोड़ दो। लिखो बोल्टेड कनेक्शन। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं न्यूमेरिकल वाइज। ठीक है। लिखो पहला टॉपिक, लिखो क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट। बोल्ट दिखता कैसा है? आप सब लोग को बोल्ट समझता है? बोल्ट देखा आपने कभी कभी? हम्म। यस सर। हम्म। तो बोल्ट का क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है बेटा। ये बोल्ट का सर होता है, इसको हेड बोलते हैं। इसको बोलते हैं बोल्ट हेड। ठीक है। ये ऐसा होता है। इसको बोलते हैं शैंक, और इसको बोलते हैं थ्रेड। डायग्राम नोट कर लो। इसका डायमीटर होता है डी। हो गया। हो गया। अब देखो, डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट बोलो, या शैंक डायमीटर ऑफ द बोल्ट बोल दो। ठीक है। डी मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट बोलो, या फिर शैंक डायमीटर ऑफ द बोल्ट बोलो। अब ध्यान देना बेटा, शैंक की एरिया, इसको बोलते हैं ए एस बी, शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। ए एस बी बोलो तो शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। ठीक है। शैंक की एरिया होती है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। क्या होती है गायत्री? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या बचा? थ्रेड की एरिया बची, इसको बोलते हैं ए एन बी, विच इज कॉल्ड नेट एरिया ऑफ द बोल्ट। ए एन बी इज कॉल्ड एज नेट एरिया ऑफ द बोल्ट। ध्यान देना बेटा, जो नेट एरिया ऑफ बोल्ट है ना, जिसको हम बोलते हैं थ्रेड एरिया, ये होता है 0.78 टाइम्स टैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। मतलब 0.78 टाइम्स पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट. This you have to remember 0.78 times pi by 4 d का square. हो गया. लिख लिया बेटा. Yes. Yes, sir. आगे लिखो भी. लिखो बेसिक टर्म्स या बेसिक डेफिनेशंस इन बोल्टेड कनेक्शन. बोल्टेड कनेक्शन में कुछ बेसिक डेफिनेशंस. अपने ध्यान से देखना. एक प्लेट है, ठीक है, और फिर ठीक है एक प्लेट है, Yes, sir. उसके नीचे दूसरी प्लेट लगाई ऐसी Yes, sir. दोनों को जोड़ने के लिए. अब दोनों को जोड़ना है बोल्ट से, तो यहाँ पे एक होल करना पड़ेगा ना. बोल्ट डालने के लिए होल करना पड़ेगा बीच में प्लेट में. हाँ. होल करने के बाद वो बोल्ट को फिक्स करेंगे अंदर यहाँ पर, फिर नीचे Yes, नट से sir. टाइट करेंगे. नट से टाइट करना पड़ेगा ना. हाँ. तो ऐसे कनेक्शन को जहाँ पे प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, Lap joint. हाँ इसको ओवरलैप दिया यहाँ पर, ये ओवरलैप है. इसका नाम क्या है बेटा? Sir, lap लैप joint. जॉइंट बोलते हैं. यस, इसको बोलते हैं लैप वोल्टेज जॉइंट. सबको मालूम है क्या? अगर दो प्लेट को ऐसा ओवरलैप करके ज्वाइन किया तो क्या बोलते हैं उसको? Lap bolted joint. लैप जॉइंट है. और उसमें बोल्ट यूज किया तो लैप बोल्टेड जॉइंट बनेगा. ठीक है. Yes, sir. अब इसका मैं प्लान ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर से. देखो, ये इसको यहाँ प्रोजेक्ट करो नीचे में. ये पूरी स्ट्रेट ले जाओ यहाँ तक के. ये इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, प्लेट को. ये वाली प्लेट को यहाँ प्रोजेक्ट किया. ठीक है. मान लो आप लोगों ने 4 बोल्ट यूज किया हो. यहाँ पे 1, 2, यहाँ 3, ये 4 बोल्ट यूज किए हो. ठीक है. और लोड अप्लाइड है पी यू. नोट कर लिया बेटा. अब सुनो, मैंने बोल्ट का सेंटर लाइन मार्क किया, दिख रहा है? ये Sir. डिस्टेंस को बोलते हैं पिच. क्या बोलते हैं इसको? Pitch. पिच बोलते हैं. मार्क करो बड़ा.
ये अपना लोड है पी। तो पहला टर्म क्या है बेटा, बोलो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। सबसे पहला टर्म क्या है? वो है पिच। लिखो पिच। लिखो इट इज द डिस्टेंस, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट होल्स, बिटवीन बोल्ट होल्स। हाँ सुट तो सुट लग रही है। हिप्नोटिज्म पे एक तो दूसरे भी देख लिया करनी था तो ये ले तो भी मैं तो एक दो सैंपल भेज दे। सो इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल्स, ठीक है, मेजर्ड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ लोड। बेटा एक चीज नोटिस करो, ये जो पिच है, क्या ये लोड के पैरेलल दिख रहा है आपको? इज इट पैरेलल टू लोड? दिख रहा है ना पैरेलल पिच, लोड के पैरेलल। यस सर। हम्म। तो पिच होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। ये लोड के डायरेक्शन में पैरेलल होता है, ठीक है। अभी अपना जो आईएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007, इसके हिसाब से जो मिनिमम पिच होता है ना, मिनिमम पिच, पी मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम पिच ये होता है 2.5 टाइम्स डी। क्या होता है 2.5 टाइम्स डी। यहाँ पे डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये फॉर्मूला तुमको रटना चाहिए अभी। पी मिनिमम का फॉर्मूला बोलो, केशनी क्या था पी मिनिमम का फॉर्मूला? पी मिनिमम का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। डन। सेकंड लिखो, एज एंड एंड डिस्टेंस, एज एंड एंड डिस्टेंस। आपके नोट्स में ये सब डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। लिखो, एज डिस्टेंस is the distance from the edge of the plate, from the edge of the plate to the nearest bolt hole, to the nearest bolt hole, measured, measured
perpendicular to the direction of load. Measured perpendicular to the direction of load. और जो एंड डिस्टेंस होता है ना, उसका भी डेफिनेशन सेम ही है. इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द edge of the plate to nearest bolt hole, measured parallel to the direction of load. इसको लोड के पैरेलल में गिनता हूं. ठीक है. देखो, ये सबसे पहला बोल्ट होल दिख रहा है आपको, और ये प्लेट का किनारा ये दिख रहा है. यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एंड डिस्टेंस. ई एंड एंड. और अगर ऐसा गिना, ऐसा परपेंडिकुलर गिना, तो क्या बोलते हैं इसको? एज डिस्टेंस. दिख रहा है एंड डिस्टेंस लोड के पैरेलल है. ये लोड है ना बेटा. लोड के पैरेलल एंड डिस्टेंस. लोड के परपेंडिकुलर क्या गिनते हैं? ठीक. एंड एज डिस्टेंस. ठीक है. मार्क कर लिया. यस सर. ई मिनिमम का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस. दोनों के फॉर्मूले सेम ही है. ये होता है 1.5 डी नॉट. 1.5 डी नॉट. हाँ मैं लिख लिया बेटा. यस सर. अब देखो डी नॉट क्या है. डी नॉट होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट होल. क्या होता है? डायमीटर ऑफ बोल्ट होल. डन. यस सर. तीसरा टर्म है गेज. लिखो, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस between bolt holes measured perpendicular to the direction of load.
ये लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हाँ लिखा बेटा। गेज को हम लोग बोल्ट के सेंटर से बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिनते हैं। किस पे गिनते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यस सर। चलो अभी के लिए इतना लिखो, बाकी अपन शाम में कंटिन्यू करेंगे वापस से। आज बोल्टेड वाला पार्ट पूरा कर लेंगे हम न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ। लास्ट स्लाइड। बोलो। वाइट वाइट हो गया सर। मीडियम मीडियम हाँ पूछ लो। चलो बाय। बाय सर।